बहनों और भाइयों, नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 75 साल पहले इतिहास की, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ। सिंधी समाज को कौन कौन सी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी और किस तरह से बंटवारा हुआ। सरकार ने क्या सुविधाएं देने की बात कही थी, ये सब जानकारी मुझे पूर्व नगर सेवक, जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, कोटी में रहने वाले दामोदर बदलानी जी ने दी है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि 1947 में जब बंटवारा हुआ तो 60 लाख की आबादी सिंधी समुदाय की भारत के लिए रवाना हुई। उसमें से मैं आपको आगे बताऊंगा कि 10-10 लाख लोग अलग अलग राज्यों को दिए गए, जिसमें से 10 लाख महाराष्ट्र को भी मिले। दोस्तों, 60 लाख की ये जनसंख्या यहाँ पर आई। आज सबसे पहले इस बात पर जाएंगे कि हमारे उल्लासनगर का जो क्षेत्रफल है वह सिर्फ 13.5 किलोमीटर है, और हमारे शहर के बाजू में अमरनाथ शहर है, उसका क्षेत्रफल 36.5 किलोमीटर क्षेत्रफल है। चौरस मतलब उसको जो कहा जाता है। अब अमरनाथ की जो आबादी है वह 3.5 लाख 4 लाख है, जबकि वहाँ पर 10 लाख लोग रह सकते हैं। उल्लासनगर में जो 13.5 किलोमीटर क्षेत्रफल है, वहाँ पर 1.5-2 लाख लोग रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 लाख लोग रह रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार को हमारे आसपास जो गांव है, प्लानिंग करके कुछ क्षेत्र हमको जोड़ कर दिया जाए ताकि लोग कुछ खुले में रह सकें। मैंने पहले भी बताया कि 13.5 किलो क्षेत्रफल में हम लोग 9-10 लाख लोग रह रहे हैं। अब भारत सरकार ने कई वादे हम लोगों से किए थे कि किस तरह से हमको बसाया जाएगा, और उस समय इस शहर पर भारत सरकार की कानून चलते थे। भारत सरकार के अधीन हम लोग थे, क्योंकि हम लोग शरणार्थी थे। हम लोग की देखभाल जो भी करनी थी वह सरकार को करनी थी। अब जब हम लोग आए तो किस हालत में हम लोग आए, काफ़ी बड़ा बड़ा घास यहाँ पर था जिसको काटा गया, और उसके बाद आधी आधी दीवारों के मकान हमको दिए गए, कुछ ब्लॉक हम लोगों को दिए गए। 2100 के आसपास बैरक है, 2100 और कुछ ब्लॉक हैं उल्लासनगर में फैले हुए। दोस्तों, जो 60 लाख सिंधी समुदाय यहाँ पर आया, उसमें से 10 लाख महाराष्ट्र में रहा, जैसे कि उल्लासनगर, अंधेरी, मलाड, हर जगह पर सिंधी आपको, आज तो देश के हर कोने में सिंधी आपको मिलेंगे। दोस्तों, सिंधी समुदाय अपना सब कुछ वहाँ से छोड़कर आया, पर किसी के रहमो करम पर नहीं चला। किसी ने चौली उबाल कर बेची, तो किसी ने चने उबाल कर बेचे। फिर बाद में मुंबई का सहारा यहाँ के लोगों को बहुत मिला। वहाँ पर जो व्यापार होता था, वहाँ से आज तक सामान यहाँ से जाता है। आज हमारे पास अलमारी उद्योग है, मिठाई उद्योग है, हर प्रकार का उद्योग हमारे पास है। जीन उद्योग तो अभी खुला है, इसके पहले हाफ पैंट बनाते थे, पैजामे बनाते थे, शर्ट बनाते थे, रेडीमेड बनाते थे। तो सिंधी समुदाय ने किसी की मोहताजी नहीं की, अपने पैरों पर, अपने बल पर वो खड़ा रहा। हर तरह का कारोबार उन्होंने किया। हालांकि अब मैं मानता हूँ कि अब जो नई पीढ़ी है
वह कुछ गलत रास्तों पर जा रही है, लेकिन जो हमारे बड़े थे 2 पीढ़ी आगे वाली, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। भारत सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि इस शहर से जो भी कमाई आएगी, जैसे कि सेल टैक्स, इनकम टैक्स या दूसरी टैक्स वगैरह, भविष्य में वह इस शहर पर ही खर्च की जाएगी। जो यहाँ से जाएगी वो यहीं पर खर्च होगी। वह बात भी आज तक पूरी नहीं हुई। दोस्तों, जो 60 लाख लोग थे तो वो कई शहरों में चले गए, जैसे कि 10 लाख गुजरात में गए, 10 लाख मध्य प्रदेश में गए, 10 लाख राजस्थान में और 10 लाख महाराष्ट्र में। 40 लाख तो ये हो गए, और 20 लाख की पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। 10-15 साल तक हम लोग अपना संघर्ष करते रहे। उसके बाद हम लोगों को महाराष्ट्र शासन के साथ जोड़ दिया गया। तब से हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर में चलते हैं। और आज चेटी चंड हो, कोई बड़ा त्यौहार हो, साईं कंवरराम साहब की वर्षी हो, जन्मदिन हो, तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, फडणवीस, राजनाथ जी हम लोग को चेटी चंड की बधाई देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस तरह की जो कैंप यहाँ पर थी उल्लासनगर में, ऐसी कुल 38 कैंप पूरे भारत में बनाई गई, जहाँ पर सिंधी समुदाय को रखा गया। अलग अलग शहरों में कैंप बनाए गए। 60 लाख में से फिर मैंने बताया कि 10-12 लोग जो थे, 10-12 लाख लोग जो थे वो महाराष्ट्र में रह गए। आज पूरे देश में 1 करोड़ सिंधी समुदाय है, लेकिन राजनीतिक में हमारी भागीदारी शून्य है। उन्होंने बताया कि पूरी आबादी का हम 1% भी नहीं है, उसके अनुसार हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र शासन हर 5 साल 6 साल में MLC चुनती हैं। उसमें हमारे कुछ MLC चुने जाते हैं, चुने गए हैं। महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद है। उसी तरह केंद्र सरकार में भी 10 लाख लोगों पर एक राज्यसभा का सदस्य होता है। तो हम लोग 1 करोड़ हैं, उसके अनुसार हमारे भी कुछ सांसद चुने जाने चाहिए, लेकिन नहीं चुने जाते हैं, जिसका नतीजा ये है कि हमारे समुदाय के लिए संसद में लड़ने वाला कोई नहीं है कि हमारा विकास किस तरह से हो, किस तरह से हमको आगे सुविधाएं मिले। तो ऐसी कोई हमारे पास पर्याप्त सुविधा नहीं है। तो अब 1 करोड़ जो सिंधी समुदाय हैं उनका कोई भी सदस्य नहीं चुना जाता है। ये दुख की बात है। दोस्तों, एक बार मैं फिर कहूँगा कि 1947 के बाद और काफ़ी सालों तक सिंधी समुदाय ने यहाँ पर बड़ी तकलीफ़ें देखी। सरकार से कुछ सहयोग मिला, कुछ नहीं मिला। राशन आदि की व्यवस्था नेहरू सरकार ने उस ज़माने में की थी, जो बाद में चलती रही। और आज कुछ सिंधी समुदाय को छोड़ दिया जाए तो सिंधी समुदाय देश में अपने बल पर काफ़ी तरक्की कर रहा है, हर तरह का उद्योग कर रहा है। जैसे कि हमारे आदरणीय हिंदुजा भाई जी हैं, जैसे कि हिंदुजा हॉस्पिटल चलती है। देश के एक बहुत बड़े अमीर उनको कहा जाता है। कई शहरों देशों में श्रीचंद ब्रदर्स जो हैं, हिंदुजा, राम जेठमलानी जी हमारे वकील रह चुके हैं, नारी गोस्वामी जी रह चुके हैं। इस शहर में सलामत राय गोस्वामी जैसे लोग थे, शीतलदास हरचंदानी जी, पप्पू कालानी जी। तो कुल मिलाकर राजनीतिक में परचू विद्यार्थी का भी नाम लूँगा मैं ख़ास तौर से।
तो ये सब लोग जो हैं, इन लोगों ने सबने मिलकर के अपने समुदाय को किस तरह से आगे ले गए, समुदाय किस तरह से आगे बढ़ा, कितने उद्योग आज हम चलाते हैं। काफ़ी दुनिया में सिंधी समुदाय का नाम है। दोस्तों, ये जो जानकारी मुझे हमारे आदरणीय बदलानी साहब ने दी, वह मैंने आपको दी। भविष्य में ऐसे मुझे कुछ पुरानी जानकारियाँ मिलेगी तो वह भी मैं आपको दूंगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।